दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा आप जानते हैं कि 8 और 9 नवंबर सन 2000 उसकी आधी रात को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। आज 22 साल हो गए हैं। ये राज्य यूं ही नहीं मिला, इसके लिए यहाँ के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी। दर्जनों आंदोलनकारियों ने सीने पर गोलियां खाई हैं, सत्ता के बेहिसाब जुल्म सहे। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक किस्सा, या कह सकते हैं कि आप बीती, आपसे शेयर कर रहा हूं। वो ऐसा किस्सा है जिसे याद करके आज भी सिरहन पैदा हो जाती है। 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक समय ऐसा भी आया था जब कर्फ्यू के दौरान हमें घर के भीतर खाने पीने के लाड़े पड़ गए थे और करीब हफ्ते भर तक हमने खाने के नाम पर सिर्फ आलू उबाल कर खाए, और वो भी गिन गिन करके कहीं खत्म न हो जाए। उसी से गुजारा किया। पूरा किस्सा इस वीडियो में। दोस्तों, अगस्त 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 8 पहाड़ी जिलों को, जो कि पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को मिलाकर अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग बहुत बुलंद हुई थी। एक भीषण जन आंदोलन खड़ा हुआ था। वो स्वतः स्फूर्त और ऐतिहासिक जन आंदोलन था। जो किस्सा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो उसी दौर का है। लेकिन उससे पहले ये उन दिनों की हमारी तस्वीर देखिए। इस फोटो में ये सबसे आगे सफेद स्वेटर में जो दिख रहे हैं वो हैं पहाड़ के चर्चित लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। उनकी दाहिने हाथ की तरफ हाथ में खंजरी बजाता हुआ नीली विंड चीटर पहने हुए मैं दिख रहा हूँ। इसके अलावा अन्य आंदोलनकारी हैं, साहित्यकार और पत्रकार लोग हैं। तो नेगी जी आंदोलन के गीत बुलंद कर रहे थे और हम लोग उनका साथ दे रहे थे। ये दरअसल श्रीनगर गढ़वाल की तस्वीर है, जब हम उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जन चेतना के गीत गाते हुए सड़कों पर गुजरा करते थे। दरअसल उन दिनों हम सांस्कृतिक माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन की अलग जगाए हुए थे। 1994 में आंदोलन के दिनों में तो मेरी उम्र 20 साल की रही होगी। मैं अपने गृहनगर पौड़ी में एक छोटे से दस्ते की अगुवाई कर रहा था, जो कि अल सुबह गुप अंधेरे में पौड़ी की सड़कों पर जन चेतना के गीत गाते हुए प्रभात फेरी निकालते थे। उस ग्रुप में ज्यादातर जो है वो हम उम्र के लड़के थे, कुछ हमसे बड़े भी थे। उन दिनों हम रोजाना आंदोलन के जोशीले गीत गाते हुए अंधेरे में छोटे जत्थे में निकलते थे, तो लोग हमसे जुड़ते जाते थे। रास्ते में कोई एक साथी जनगीत शुरू करता था और बाकी साथी उसके सुर में सुर मिलाया करते थे, और हम निकल पड़ते थे अंधेरे में ही सड़कों पर। तो गीत के साथ ताल देने के लिए जो थे वो फोक में इस्तेमाल होने वाला जो साज हैं, जैसे कि डौर है, खंजरी है, ढोलक, हुड़का है, ये साज इस्तेमाल हम लोग करते थे। उन दिनों एक ड्यूटी से बन गई थी कि तड़के 4 या 4:15 बजे का हम अलार्म लगा के उठा करते थे। हम सारे साथी गुप अंधेरे में ही अपने घरों से निकलते थे रोजाना, और कहीं एक जगह पर जुटते थे। फिर शहर के अलग अलग रास्तों में, गलियों में, मोहल्लों से होकर आंदोलन के गीत गाते हुए गुजरते। उजाले की किरण फूटते ही हम लोग प्रभात फेरी का समापन कर देते और अगली सुबह का प्लान फिक्स करके अपने अपने घरों को निकल देते थे। दिसंबर जनवरी के महीने में सामने हिमालय से बेहद कंपकपा देने वाली ठंड आती थी, तब भी वहां से बर्फीली हवाओं के बावजूद हमने अपनी प्रभात फेरी लगातार जारी रखी। इससे आगे का किस्सा दोस्तों आज भी सिरहन पैदा करता है। ये 2 अक्टूबर 1994 की बात है। आज से 28 वर्ष पहले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो है वो बहुत व्यापक रूप हो चला था। उसकी मांग के लिए 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली के बोट क्लब पर एक विशाल रैली रखी गई थी। पौड़ी से तब दिल्ली जाने के लिए कोटद्वार, नजीबाबाद, बिजनौर वाला रास्ता ज्यादा मुफीद रहता था, तो सैकड़ों लोग बसों में भर भर कर वहां से दिल्ली के लिए निकले। उसमें मुझसे बड़ा भाई बलवंत पवार भी था, जबकि चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर वाला जो इलाका है वहां से लोग हरिद्वार से होते हुए मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली जाते थे। तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 1994 की बात कर रहा हूं, और वो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को किसी भी सूरत में दिल्ली रैली में न जाने देने के लिए अड़े हुए थे। फिर हुआ ये कि 1 और 2 अक्टूबर 1994 की आधी रात को यूपी की पुलिस ने आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे के पास रोक दिया। इससे टकराव बढ़ा तो पुलिस ने सीधे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें हमारे कई लोग मौके पर ही शहीद हो गए, और तो और पहाड़ की कुछ आंदोलनकारी महिलाओं के साथ यूपी पुलिस ने आधी रात को
गन्ने के खेत में बलात्कार किया। जी हाँ, वर्दी वालों ने बलात्कार किया उसमें। उस मुकदमे में आज 28 साल बाद भी इंसाफ नहीं हुआ है, बल्कि बर्बरता के जिम्मेदार अधिकारियों को पहले मुलायम सिंह यादव ने, फिर मायावती ने और फिर राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री उनको तरक्की पर तरक्की देते रहे। तो 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर हुई उस बर्बरता के बाद पहाड़ में जो है गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी नगरों में, कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में उस दिन बड़े बड़े जुलूस निकले, भारी विरोध प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, लोग मारे गए। यूपी की मुलायम सिंह यादव सरकार ने उस जनाक्रोश से वो इतना डर गई कि उसने पहाड़ के छोटे से कस्बों में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया। पहाड़ पर तब पहली बार लोगों ने कर्फ्यू देखा। उस समय दरअसल गुस्से का आलम यह था कि मेरे गृहनगर पौड़ी में तो लोग सुबह सुबह अपने घरों से जत्थों की शक्ल में निकल कर स्थानीय बस स्टेशन पर पहुंचने शुरू हो गए थे। पहाड़ी अस्मिता को बहुत गहरी चोट लगी थी मुजफ्फरनगर में, और हर कोई इसलिए अपने गुस्से का इजहार करना चाह रहा था। तो बस स्टेशन में ही लोग इसलिए जुट रहे थे क्योंकि जिन आंदोलनकारियों को यूपी पुलिस ने बिजनौर से आगे नहीं बढ़ने दिया था, वो भी बसों की छतों में सवार होकर और नारे लगाकर वहीं से वापस आ रहे थे बस स्टेशन पे। तो इनमें ज्यादातर हमारे जैसे युवा थे उन दिनों, उनकी जुबान पर खून का बदला खून लेंगे जैसे हिंसक नारे थे, और लग रहा था कि उनकी जुबान से अंगारे बरस रहे हों। उस समय की बात बता रहा हूं मैं। तो उनके पौड़ी बस स्टेशन पर उतरते ही भारी भीड़ जुट गई थी। दोस्तों, ये मैं अपनी आंखों देखी आपको बता रहा हूं। उस दिन बहुत अजीब तरह का उन्माद था। हिंसक नारों का जवाब वहां इकट्ठा भीड़ जो है तूफानी नारों से दे रही थी। फिर तो मानो पूरा शहर ही उबल पड़ा था। जुलूस निकलने लगे, उनमें तेजाबी नारे गूंज रहे थे। पूरा शहर सड़क पर था। हालात को भांपकर जो है पुलिस सड़क से गायब हो गई थी। बस लोग ही लोग थे, हजारों की भीड़ थी। गुस्सा इस कदर था कि उस भीड़ के बीच से दिल्ली दूर, पेचिंग नजदीक जैसे अतिवादी नारे भी हमने सुने। पुलिस ने उस समय जो है छिपकर इधर उधर मोर्चाबंदी कर ली थी। लग रहा था कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी, लेकिन वहां पे जुटा कोई भी शख्स डर नहीं रहा था, बेखौफ था। मतलब वहां पे जो था खून जो है उबाल मार रहा था उस समय सबका। पहाड़ी कौम का ऐसा सामूहिक गुस्सा दोस्तों मैंने तब पहली बार देखा था। हाँ, लेकिन पिछले दिनों तो इसकी एक झलक अंकिता भंडारी वाले प्रकरण में जरूर दिखाई दी। बहरहाल उस दिन पौड़ी बस अड्डे के निचले हिस्से में बसों पर सवार आंदोलनकारी लौट रहे थे। ऊपरी हिस्से पर शहर भर के लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। इसी बीच मैंने क्या देखा कि मेरा एक सहपाठी जो है अपने दोस्तों के झुंड को बदला लेने के लिए उकसा। वो बस स्टेशन के ऊपर हिस्से में एक चौकी थी, वहां पे बैठे कुछ पुलिस वालों पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, उनकी बंदूकें छीनने के प्लान बना रहा था। लेकिन उसकी सुबगार जो है कुछ लोगों ने सुनी, कुछ अधेड़ किस्म के जो विवेकशील लोग थे उन्होंने ऐसा करने से रोका। और दोस्तों वैसे भी जो है वो हम पहाड़ियों की प्रवृत्ति है कि वे स्वभावतः जो हम लोग हिंसक नहीं होते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत धैर्य दिया है और शायद यही वजह है कि हम राष्ट्रीय धारा से जुड़े रहते हैं। इसलिए उत्तराखंड में दोस्तों आज तक पहाड़ों में जो है अलगाव नहीं पनपा। उत्तराखंड में कोई भी हिंसक विचार वहां पे जड़े नहीं जमा पाया। वरना जो 2 अक्टूबर 1994 की जो वारदात हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसके बाद तो किसी भी राज्य की सामाजिक राजनीतिक सूरत बदली हुई होती, लेकिन उत्तराखंड ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी राष्ट्रीय धारा के साथ बना रहा। तो इस तरह पौड़ी में उस वक्त तो पुलिस आंदोलनकारियों के गुस्से की सीधी चपेट में आने से तो बच गई, लेकिन लोगों का भारी हुजूम जो है जो जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ने लगा, तो क्रुद्ध लोगों ने सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मुमकिन है कि भीड़ की आड़ में कुछ ऐसा उपद्रवियों ने किया हो, लेकिन पहाड़ की ढलान पर जो ब्रिटिश काल की एक बनी खूबसूरत इमारत थी तहसील की, वो देखते देखते धू धू कर जल उठी। फिर भारी पुलिस बल हथियारों के साथ सड़क पर उतर आया। उसने पहले लाठियां फटकारी, आंसू गैस के गोले दागे, फिर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तड़ तड़ की आवाजें गूंज रही थी। उस दौरान हमारे पूरा शहर जो है दहल गया था। पौड़ी शहर, इस छोटे से पहाड़ी शहर में दोस्तों ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि आज न जाने कितने लोगों का खून बहेगा। पुलिस कार्रवाई के दौरान पौड़ी के एजेंसी इलाके में पुलिस की हवाई फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। जी हाँ, सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन हवाई फायरिंग में गोली लगी। कुछ नेगी नाम था उस लड़के का।
इस वाक़ये पर बाद में मैंने एक गज़ल भी लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। हमारे इम्तिहानों की घड़ी है, ये वर्दी जान लेने पे अड़ी है। बहाना है हवाई फायरिंग का, निशाने पे हमारी खोपड़ी है। यकीन मानिए, ये उस समय 20 साल के उस लड़के की कविताई अभिव्यक्ति है जो आज आपसे इस वीडियो के जरिए उन खौफनाक दिनों की दास्तान आपसे शेयर कर रहा है। मैंने गजल उस दौरान कई मंचों पर कही, कई जगह ये प्रकाशित भी हुई और मुझे खूब दाद भी मिली, लेकिन ये उस 20 साल के लड़के की अभिव्यक्ति थी दोस्तों, 1994 की घटना जिसने अपनी आंखों से। पौड़ी में हालात बेकाबू होने लगे तो डरे हुए प्रशासन ने जो है तुरंत कर्फ्यू थोप दिया। पौड़ी नहीं, तब लगभग पहाड़ के लगभग कई हिस्सों में कर्फ्यू था। हमने भी पहली बार कर्फ्यू देखा, कर्फ्यू को जिया, कर्फ्यू को समझा। कर्फ्यू की आड़ में हमने पहली बार पुलिस और यूपी की जो बदनाम फोर्स है पीएसी, उसका अत्याचार देखा, उसकी लूटपाट देखी। घरों में जो 18-20 साल के लड़के थे, जो युवक थे, उनके घर वाले उन्हें पुलिस पीएससी की नजरों से छिपाते रहे। कई परिवार वालों ने अपने लड़कों को जो है दूर गांव में भेज दिया। पता चला कि कर्फ्यू के दौरान जो है रात को पुलिस पीएससी किसी की भी घर में घुस जाती थी और लड़कों को उठा ले जाती थी, मारती पीटती थी, उपद्रव में उनका नाम शामिल कर देती और उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लग जाती थी। तब मेरे पड़ोस में यशपाल भी नाम रहा करते थे, जो कि बाद में नगर पालिका पौड़ी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, बाद में फिर निर्विरोध विधायक भी बने और फिर आज भी वो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। उन दिनों पुलिस उनको आधी रात से उनके घर से उठा के ले गई थी। तो इससे घबराकर मेरे पिताजी ने मुझे सख्त हिदायत दी थी दोस्तों कि किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलना है, पुलिस वालों को शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए। जो मेरे पिताजी के डर की वजह ये थी कि हम जो प्रभात फेरी करते थे, उसकी वजह से जो है लोकल जो इंटेलिजेंस होती है पुलिस की यूनिट LIU, उसके रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज था, यानी कभी भी हम धर लिए जाते क्योंकि हम लोग उस आंदोलन में शरीक माने गए। इसीलिए कर्फ्यू के दौरान मेरे पिताजी मुझे लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। असल में उन दिनों कर्फ्यू में तो दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे दोस्तों, मगर रात को जो है ना दरवाजे पे हल्की सी आहट भी दहशत से बढ़ जाती थी कि कहीं कोई पुलिस वाला ना हो, कोई पीएससी वाले ना हो। और कर्फ्यू के चलते जो है जिंदगी हमारी ठप पड़ गई थी। पुराना घर था, घरों के अंदर शौचालय का चलन उस समय नहीं रहा ज्यादा, तो घर के बाहर जाना पड़ता था। लेकिन उन दोनों एक डर बैठ गया था कि पुलिस और पीएससी की नजर न पड़ पाए, ये बहुत डर था उस दौरान। तो सोचिए कितने दहशत भरे दिन थे वो। असल में एक चैलेंज ये भी था कि घर में जरूरी सामान जो है वो स्टोर करके नहीं रखा गया था, जो था वो कर्फ्यू के दौरान खत्म होने लगा था। खाने पीने की चीजों की जो है भीषण किल्लत होने लगी। फिर हुआ ये कि हमने सुबह शाम आलू उबाल कर खाए। आलू भी बचा कर उबाले कि कहीं जल्द खत्म हो जाए, वरना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कर्फ्यू था शहर में। बेमन से जो है बिना दूध वाली चाय पीते थे, मतलब काली चाय पिया करते थे। वो खौफनाक दिन रात दोस्तों ऐसे ही गुजरे कर्फ्यू के दौरान। उन कर्फ्यू के दिनों में पिताजी की जो चिंता थी वो चौतरफा थी। मेरे सबसे बड़े भाई जो है वीरेंद्र पवार, जिन्होंने की चर्चित गीत सभी धानी तेरा धूम लिखा है और जिसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है, वो उन दिनों जनचेतना के जत्थे लेकर पौड़ी जिले के पेडुसू इलाके में पैदल गांव जा रहे थे। वो 85 गांव में पैदल गए, जबकि मुझसे बड़ा भाई बलवंत भी 2 अक्टूबर 1994 की बोट क्लब की रैली के लिए किसी जत्थे के साथ दिल्ली गया हुआ था। तो उसकी सलामती के लिए हम लोग इतने परेशान थे और इतने बेचैन रहे कि बयान नहीं कर सकते। तब कोई साधन भी नहीं था कि कुशल क्षेम मिल पाती। घर में टेलीफोन नहीं था और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो किससे पता करें, कैसे पता करें और कहां पता करें, कुछ समझ में नहीं आना था। घर की 4 दीवारों में बंधक बने हुए थे तो झंझलाहट होती थी। तो पिताजी की फिक्र तेहरी थी। बड़ा बेटा गांव जत्थे लेकर निकला था, दूसरे बेटे का पता नहीं चल पा रहा था, दिल्ली रेल में गया था, और इधर जो घर में मौजूद तीसरा बेटा यानी मुझे पुलिस और पीएससी की खौफनाक नजरों से बचाना। असल में कर्फ्यू के दौरान उन दिनों पुलिस और पीएससी ने शहर भर को आतंकित किया रखा। पीएससी के बारे में उससे पहले सुना ही था कि वो बहुत अराजक फोर्स है, लेकिन हम जैसे सीधे साधे पहाड़ियों के लिए ये अनुभव एकदम नया था कि हम तो पटवारी की डांट से ही हड़क जाने वाले समाज है। तो पुलिस और पीएससी ने जो है वो कर्फ्यू की आड़ में जमकर अराजकता फैलाई, यहाँ तक कि दुकानों में, खोखों में खुद ही लूटपाट करने लगे। लोगों में इससे गुस्सा और गहराया।
कर्फ्यू के दौरान एक सुबह खिड़की के बाहर झांक कर मैंने देखा तो सड़क के किनारे दीवारों पर चौक और कोयले से अंग्रेजी में लिखा था पीएसी गो बैक। इससे हमें ये संकेत मिल गया था कि पूरा शहर जो है गुस्से में है, और उस गुस्से की तीव्रता का मोटा मोटा अंदाजा हमें लग गया था। तो वो गुस्सा कब फट पड़े इसका कुछ पता नहीं था। कुछ दिन बाद जब कर्फ्यू में ढील मिली तो हम सब बाजार की तरफ जो है टूट पड़े, कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए टूट पड़े। कर्फ्यू के दौरान जो ढील मिली उस दौरान लोग मिले तो एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर किए, गुस्सा शेयर किया, और वो जो है वो तकलीफ देती थी दोस्तों। तो एक दिन जो है दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक दल आया, तब भी कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई। लोग बाजार की ओर टूट पड़े। तब देखा कि बस स्टेशन और धार रोड वाली साइड पर एक जगह पर किसी ने बैनर टांगा हुआ था, केंद्रीय पर्यवेक्षक दल वापस जाओ। ये लोगों के गुस्से की अभिव्यक्ति थी। हालांकि वो केंद्रीय दल कुछ लोगों से मिला, लोगों ने पुलिस अत्याचार की भर भर के शिकायतें की और बात ऊपर तक पहुंच गई, यानी दिल्ली तक पहुंच गई। इसका असर ये हुआ कि कुछ दिन बाद पीएसी को हटाकर सीआरपीएफ और आरएएफ जैसे जो केंद्रीय बल हैं उनको तैनात कर दिया गया। तो लोगों ने कुछ राहत महसूस की, वो इसलिए क्योंकि केंद्रीय बलों ने पब्लिक के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि केंद्रीय बलों में अलग अलग प्रांतों के सिपाही थे, तो उन्होंने हमें पीएसी या यूपी पुलिस की तरह दुश्मन की तरह उन्होंने हमें 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में हुई बर्बरता के बाद से हमारे पहाड़ के लोगों के लिए 2 अक्टूबर के मायने बदल गए हैं दोस्तों। तब अब पहाड़ में 2 अक्टूबर के दिन को गांधी जयंती से ज्यादा मुजफ्फरनगर कांड के लिए याद किया जाता है तब से। वरना तो उससे पहले तक स्कूली दिनों में 2 अक्टूबर का मतलब होता था गांधी जयंती, प्रभात फेरी, देशभक्ति के गीत, स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी दफ्तरों में झंडारोहण और फिर अंत में बंटने वाला लड्डू। तो साल के 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक 2 अक्टूबर, लेकिन हम जैसे लोगों में तो 2 अक्टूबर की तारीख का जिक्र एक अजीब तरह के सिहरन पैदा कर देता है। 1994 के बाद से उत्तराखंड के लिए 2 अक्टूबर के मायने बहुत बदल गए दोस्तों। अब भी ये सवाल परेशान करता है कि आखिर कोई भी सत्ता अपने ही नागरिकों के खिलाफ ऐसे भयानक जुल्म कैसे ढा सकती है। बहुत से सवाल अनसुलझे हैं। इंसाफ की आस में 28 बरस बीत चुके हैं। पता नहीं कभी उन ज्यादतियों का हिसाब होगा या नहीं।